हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, जहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो सब मिल जाएंगी और वहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकर आए हैं यूनिट 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि है हाउ आर दी प्रॉफिट्स डिटरमाइंड ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि प्रॉफिट्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। तो उसके बारे में हमें डिटेल गिवन है। तो बोला गया है कि लार्ज और बिग साइज कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली टेक अ नंबर ऑफ ईयर टू गेट कंप्लीटेड। हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो सालों लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। तो टिल देन, तब तक के लिए हम क्या करते हैं कि हम हर साल के एंड में कुछ प्रॉफिट को जो है कंसीडर करते हैं और उसको हम बोलते हैं अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने अर्न कर ली है बट अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, वो अक्रूड होती है। एंड इज़ क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ द ईयर। फिर हम क्या करते हैं, अपने उस कॉन्ट्रैक्ट का हम मान लेते हैं कि हाँ भाई हमें इतना प्रॉफिट हुआ और हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देते हैं प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इट इज़ सो बिकॉज अदरवाइज द होल ऑफ द प्रॉफिट वुड हैव टू बी टेकन एज द P&L अकाउंट ओनली इन द लास्ट ईयर। क्योंकि ना हम ऐसा इसलिए करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट क्यों कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि मान लो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जिस साल वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और जिस साल हमें प्रॉफिट अमाउंट रिसीव होगी तो वो तो फिर ये कहलाएगी कि ये भाई इस साल रिसीव हुई है प्रॉफिट, ये पूरा इस साल का है। बट ऐसा तो नहीं है ना, हमने तो सालों लगे हैं इसको पूरा करने में और ये पूरे सालों का प्रॉफिट है, एक साल का थोड़ी है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। और इन अदर अर्लियर ईयर एज नो प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड देयर माइट बी लॉस शोन इन द अकाउंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार प्रॉफिट रिकॉर्ड ही ना हो, लॉस हो जाए, वो भी हम शो करेंगे अपने अकाउंट्स में। सो अप्लाइंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट है ना फ्यूचर में होने वाला है उसको तो आप दिखाओ। मतलब कंजर्वेटिज्म का ये मतलब होता है बेसिकली कि एक कंसेप्ट है हमारे अकाउंटिंग का कि जिसमें हम जो प्रॉफिट होते हैं वो तो हम शो करते नहीं है, लेकिन जो लॉसेस होते हैं ना एंटिसिपेटेड कि हाँ भाई हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, वो हम फटाफट से शो कर देते हैं अपने अकाउंट्स में। ये कंजर्वेटिज्म बोलता है। तो अब सम प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स आर टेकन इनटू अकाउंट ऑन एक्रूड बेसिस। हम क्या करते हैं, अक्रूड बेसिस पे प्रॉफिट को लेते हैं। अक्रूड बेसिस मतलब हमने अर्न कर लिया बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो अब कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1, नो प्रॉफिट शुड बी टेकन अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंटली एडवांस्ड, यूजुअली एटलीस्ट 1/4 ऑफ वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। मतलब हम तब तक कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे जब तक 1/4 कॉन्ट्रैक्ट का 1/4 काम पूरा ना हो गया हो। समझ रहे हैं आप कि एटलीस्ट 25% जो है काम हो जाना चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिट्स को लेंगे। और अगर 25% हमने वो कॉन्ट्रैक्ट या वो जो वर्क है वो नहीं किया तो हम प्रॉफिट को नहीं लेंगे। दूसरा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 1/4 का मतलब होता है 25%, है ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1/4 से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 25% से ज़्यादा हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम रिज़र्व अकाउंट में डाल देंगे। तो रिज़र्व अकाउंट क्या होता है, रिज़र्व अकाउंट में हम जो है पैसा रिज़र्व करके रखते हैं कि मान लो भाई कभी हमारे को ज़रूरत पड़ गई तो इसीलिए। तो ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसको हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 करके, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 1/2 कंप्लीट, यानी कि अब आधा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि हाफ काम कंप्लीट हो गया है, तो बट इज़ नॉट नियर कंप्लीशन, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो तब हम क्या करेंगे, मतलब अभी हमारा आधा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2/3 लेंगे अपने नोशनल प्रॉफिट का और वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस को हम रिजर्व अकाउंट में लिखेंगे।
और ये हमारा फॉर्मूला भी गिवन है, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रेशियो। उसके बाद आता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नियर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो जब अब कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल पूरा ही होने वाला है, बहुत पास आ गया है पूरा होने के, तब हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट यानी कि अनुमान लगाएंगे प्रॉफिट का, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसका हमारे को फॉर्मूला भी गिवन है कि जो हमने एस्टिमेट किया प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड और अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या फिर हम ये दूसरे वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेन एवर देयर इज़ अ लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है और फिर लॉस हो रहा है, तो हम लॉस को भी जो है पूरी अमाउंट दिखाएंगे। देखा, तो अभी इन्होंने क्या बोला, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है कि प्रॉफिट तो आप कम दिखाओ लेकिन लॉस तो आप पूरा का पूरा दिखा दो अकाउंट्स में। तो यहाँ पे यही किया है कि अगर लॉस है तो उसकी पूरी की पूरी अमाउंट जो है हम दिखा देंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन जब प्रॉफिट हो किस एस्टिमेशन हो तो हम कम दिखाएंगे, कुछ परसेंटेज दिखाएंगे, कुछ हिस्सा दिखाएंगे, फुल अमाउंट नहीं दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात की जा रही है। नंबर 1 आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा आता है एस्केलेशन क्लोज। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं, बात करेंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ नॉट अग्रीड इन एडवांस, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से डिसाइड नहीं करा है, अग्री नहीं किया है कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रहेगा, पहले से एडवांस में हमने एग्री नहीं किया है, वो हमारे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम कब निकालेंगे, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, और जितनी भी कॉस्ट इनकर होएगी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर उसको हम ऐड कर देंगे और फिर हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली अडॉप्टेड इन दो सिचुएशन वेयर द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असर्टेन। तो हम ये वाला जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब हमको ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं जब हमको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमको कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि चलो जी अब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, जब कंप्लीट होने पे पता लगेगा क्या कॉस्ट आई, उस हिसाब से फिर होगा। तो उसके बाद यही सब है इसमें। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली गिवन ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना सरकारी, वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे होते हैं। और मेन एडवांटेज क्या होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स का कि कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ लॉस। कॉन्ट्रैक्टर को कोई रिस्क का लॉस ही नहीं होता, मतलब लॉस का खतरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि ये भाई काम कंप्लीट होगा और जितने पैसे बनेंगे मैं मांग लूँगा। बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही डिसाइड करके चलता है कि भाई इतने पैसे लगेंगे, उसमें उसको रहता है कि हाँ भाई मान लो ज़्यादा खर्चा हो गया तो उस हिसाब से उसको रहेगा पैसे का रिस्क, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होती रहती है मार्केट में। उसके बाद आता है हमारा एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज के बारे में क्या बोला है कि दिस क्लोज इज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल। अच्छा, तो ये क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी कुछ जो है ये क्लॉज जो है इंक्लूडेड होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें हम रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कुछ एडिशन करते हैं, रिस्क को कम करने के लिए। कि हाँ भाई हम जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट आज हमने साइन किया है वो 2-3 साल बाद पूरा होगा, तो हम जानते हैं इन्फ्लेशन तो होती है, महंगाई तो बढ़ती है, मटेरियल मान लो अगले साल जो है बढ़ गया उसका रेट, फिर क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में के लिए ये एस्केलेशन क्लोज आया है कि वन कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट विद दिस क्लोज इज दैट इन केस ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी रिवाइज्ड। इन्होंने बोला है कि एस्केलेशन क्लोज कहता है कि ये कंडीशन रखी जाएगी कि अगर फ्यूचर में मटेरियल या लेबर के प्राइस बढ़ गए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, तो जितने भी बढ़े तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, अपवार्ड मतलब रिवाइज कर देंगे हम, फिर उसको भी बढ़ा देंगे कि भाई
ये कंडीशन रखते हैं एस्केलेशन क्लोज में। इसका मतलब है contractor would bear the additional cost because of increase in the prices of material and labor, or the risk of the contractor because of change in input prices reduce। कि अब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी अगर मटेरियल और लेबर का प्राइस बढ़ गया तो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि उस हिसाब से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ा देगा, तो इससे उसका रिस्क कम हो जाएगा एस्केलेशन क्लोज की वजह से। अब आता है हमें कुछ एक्सप्लेन करना है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेस को और एबनॉर्मल गेन को, और जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। नॉर्मल लॉस की बात करें तो नॉर्मल लॉस हम जानते हैं, नॉर्मली जो होता है हमको पता होता है इतना लॉस तो होगा ही। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ लॉस विच इज़ बाउंड टू बी देयर, यानी कि ये होना ही होना है, अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ये होगा ही। और क्योंकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही कुछ ऐसा है, आपके मटेरियल का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये लॉस होके ही रहेगा। नॉर्मल लॉस में हो सकता है वेट लॉस, लॉस ऑफ वेट, लीकेज, नॉर्मल स्क्रैप आपका हो सकता है। तो सच लॉस इज़ बोर्न बाय गुड यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। एबनॉर्मल लॉस का ये होता है कि ये आपको पता ही नहीं होता, ये एबनॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल का उल्टा। तो एनी लॉस ओवर अबव द नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से ऊपर अगर आपका लॉस हो गया तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो ऐसा कब होता है, कुछ कारणों के कारण, कि कुछ एबनॉर्मल कॉजेज़ के कारण ये होता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके लेबर की इनएफिशिएंसी, लेबर ने ढंग से काम नहीं करा, या आपके टूल्स एंड मशीन में डिफेक्टिव आ गया, मतलब वो ख़राब हो गए। तो एबनॉर्मल लॉस इज़ ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसमें फिर हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट अपॉन में यूनिट इंट्रोड्यूस और माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो ये आएगा। उसके बाद एबनॉर्मल गेन की बात करें, एक होता है नॉर्मल गेन, जो हमें पता है कि हाँ भाई इतना गेन तो होगा, इतना फ़ायदा तो होगा। एबनॉर्मल गेन ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो इफ़ द एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन द नॉर्मल लॉस इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल गेन। तो बोला है कि अगर ना आपका जो एक्चुअल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से भी कम है, नॉर्मल लॉस का इन द सेंस कि आप ये मान के चल रहे थे कि यार इतना मुझे ना लॉस हो सकता है क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कुछ ऐसा ही है, बट आपका वो जो लॉस है ना वो उस नॉर्मल लॉस से कम हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल गेन है आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो एबनॉर्मल लॉस की ही तरह एबनॉर्मल गेन इज़ नॉट ऑल्सो नॉट अलाउड टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट प्रोड्यूस। तो जो है एबनॉर्मल लॉस भी एबनॉर्मल गेन की तरह अलाउ नहीं होता, एंड द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन जो है हम डेबिट करते हैं टू दी रिलेटेड प्रोसेस अकाउंट और क्रेडिट करते हैं उसको एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। सिंस एक्चुअल लॉस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस, हम जानते हैं हमारे जो एक्चुअली में लॉस हुआ है वो नॉर्मल लॉस से कम है, तो अब रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस गेट रिड्यूस। तो जो भी हमारी रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू होगी, रियलाइजेबल का मतलब अब जो हमारा जो वेस्टेज हुआ स्क्रैप जिसको हम बोलते हैं, अगर हम उसको बेचेंगे, जैसे कहते हैं ना कबाड़ा हो गया, कबाड़े को बेचना है, तो उस हिसाब से तो रियलाइजेबल स्क्रैप जो है नॉर्मल लॉस इज सेट ऑफ अगेंस्ट एबनॉर्मल गेन। तो हम जब उसको बेचेंगे ना तो वो हम उसको सेट ऑफ करेंगे किसके अगेंस्ट, एबनॉर्मल गेन के अगेंस्ट। उसके बाद आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो मैनी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, व्हेन रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस, जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम प्रोड्यूस करते हैं, तो दीज प्रोडक्ट आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। कि बोला गया है कि व्हेन प्रोडक्ट सो प्रोड्यूस आर मोर, जब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं अगर वो ज़्यादा है या वो कम है इक्वल ऑफ सेल वैल्यू के, तो दीज आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑफ मच ग्रेटर सेल वैल्यू, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जो सेल वैल्यू से ज़्यादा है, और या फिर एंड दी अदर प्रोडक्ट ऑफ लेस वैल्यू, और दूसरा जो है लेस वैल्यू का है, तो प्रोडक्ट विद ग्रेटर वैल्यू इज़ नोन एज द मेन प्रोडक्ट। तो जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू होगी उसी को ही हम मेन प्रोडक्ट मानेंगे, और जिस प्रोडक्ट की कम वैल्यू होगी उसको हम बाय प्रोडक्ट मानेंगे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि जॉइंट प्रोडक्ट भी बाय प्रोडक्ट कहलाता है, नहीं, जॉइंट प्रोडक्ट अलग है। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट आप किसको बोल सकते हो, जिसकी सेल वैल्यू ज़्यादा है,
वो जॉइंट है, वो मेन प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट कौन है? जिसकी वैल्यू कम है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इन एन ऑयल रिफाइनरी ए नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। हम जानते हैं ऑयल रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सल्फर, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो अब ये जो प्रोडक्ट हैं ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू होती है इनकी, तो इसीलिए हम इनको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन शुगर मिल में जहाँ पे चीनी बनती है, शुगर को मेन प्रोडक्ट माना जाता है, और उसका जो बैगेज है, बैगेज मतलब वो जो चूरा नहीं बच जाता शक्कर टाइप का, उसको हम बाय प्रोडक्ट मानते हैं। क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है, शुगर की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विस कोस्टिंग। तो सर्विस कोस्टिंग के बारे में आपने लिखना है। तो सर्विस कोस्टिंग सीमा लंडन के अकॉर्डिंग दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कोस्टिंग विच अप्लाई वेयर स्टैंडर्डाइज सर्विस आर रेंडर्ड। कि सर्विस कोस्टिंग वो फॉर्म है हमारे ऑपरेटिंग कोस्ट की जो जिसमें हमारी स्टैंडर्डाइज सर्विस अप्लाई की जाएंगी, मतलब विच अप्लाई वेयर स्टैंडर्डाइज सर्विस आर रेंडर्ड ईदर बाय एन अंडरटेकिंग और बाय अ सर्विस कोस्ट सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग। तो या तो वो अंडरटेकिंग के द्वारा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगी, या फिर वो सर्विस कोस्ट सेंटर के द्वारा होगी। तो सर्विस कोस्टिंग क्या है? यूज़ की जाती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे सर्विसेज की बात की जा रही है, हॉस्पिटल, होटल, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा। अब मेन फीचर्स भी लिखे हैं यहाँ पे सर्विस कोस्टिंग के, जो कि हैं कि हम यूज़ करते हैं उन अंडरटेकिंग्स में जो कि यूनिक टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और जितनी भी कॉस्ट होती है हम उसको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में बांटते हैं। तीसरा, कॉस्ट यूनिट जो है मे बी सिंपल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट यूनिट जो है सिंपल मान सकते हैं और या फिर वो कंपोजिट भी मान सकते हैं, लाइक पैसेंजर माइल्स, किलोमीटर, टन माइल, किलोमीटर एक्सेट्रा। कि हाँ भाई कितना जो है माइल्स जाना है, लाइक रेलवे की अगर हम बात करें तो सर्विस कोस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कोस्टिंग बोलते हैं। अब ABC यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग की बात की जा रही है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो होता था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वो एलोकेट किए जाते थे और अपोर्शन किए जाते थे टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑन आर्बिट्री बेसिस। मतलब पहले आर्बिट्रेरी बेसिस पे हुआ करता था, बट वो जो अप्रोच थी ना, वो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो सही नहीं थी वो अप्रोच। और तो अब उससे ओवरकम करने के लिए, उन ट्रेडिशनल अप्रोच से ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, ABC सिस्टम। एंड ABC ने डिफाइन किया कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस इन्फॉर्मिंग ट्रेसिंग द सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। तो ABC को आप क्या बोल सकते हो, एक तरीके का कलेक्शन है ये फाइनेंशियल और ऑपरेशंस परफॉर्मेंस का, और सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ उनका। और ABC क्या है? कॉस्ट एट्रीब्यूशन है टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, कितने हम बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं हमारी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ऑर्डरिंग से, सेटिंग अप से, एश्योर क्वालिटी से। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर ट्रेस टू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड। और इन एक्टिविटी की जो भी कॉस्ट होती है वो हम कैसे ट्रेस करते हैं? डिमांड के अकॉर्डिंग, कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 6 लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।